हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 3 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग इसमें जीके जीएस के प्रश्नों को कर रहे हैं और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें हम अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब आया था, तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे लाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कुछ और पॉइंट की बात करें तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ये पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और 1829 में इसी ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगर पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, ये पूछा जाता है, तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत वापस कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और बनता है कि गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है। एक तरफ संस्था दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिए हैं, ठीक है। युगांतर की बात करें तो इंपॉर्टेंट है। युगांतर की स्थापना किसने किया था? तो बरेंद्र कुमार घोष ने किया था। नौजवान सभा पढ़ा चुका हूं। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था इसकी स्थापना। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। दलित उद्धार सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, ठीक है। चारों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था? इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लोग यही ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 1932 के पूना पैक्ट के अनुसार, इंपॉर्टेंट ये भी है, 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार तो इसमें क्या हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, डेट भी इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह पूना पैक्ट हुआ था। और इसमें दलितों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई थी? तो 147 सीट। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 147 सीट। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की
पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहां थी? तो आपका सूरत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? पढ़ाया मैंने इसके बारे में। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद सत्याग्रह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था गांधी जी ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुआ कब था? 1918 में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1918 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था आपका? इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो सभी को पता होगा, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में, यह भी ध्यान रखिएगा। तो 24 मार्च 1946 को यह भारत आया था। इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, तीनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कई बार बताया है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, बात करते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था? तो यह आपका आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। वेवेल योजना कब आया था? 1945 में आया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो इंडिया गेट का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया गेट कहां पे है? तो आपका दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका निर्माण 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगर हम बात करते हैं बिहार से किसने किया था? बिहार से तो आपका बाबू कुंवर सिंह बिहार से। ठीक, कानपुर से किसने किया था? तो नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। इलाहाबाद से किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। ये सब ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान में किस शब्द का पूछ रहा है? उल्लेख नहीं है, तो संघवाद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समाजवादी का उल्लेख है और गणतंत्र का भी उल्लेख है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो हो गया आपका समाजवादी, दूसरा हो गया आपका अखंडता और तीसरा आपका धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर गतिविधियों पर पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 ने डैश में संशोधन किया। तो किसमें किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ। देखिए कैसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A पूछ रहा लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 3 जनवरी 1977 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। 51A की बात करते हैं, इसमें क्या है आपका मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य को जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? तो संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। आर्टिकल की बात करें तो 51A में इसे जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। और किस देश के संविधान से लिया गया है ये मूल कर्तव्य? तो रूस के संविधान से यह लिया गया है।
इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब जोड़ा गया था तो कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये मूल कर्तव्य लागू कब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 1977 को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे सोवियत संघ से लिया गया है। नहीं, मैंने बताया था कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने कई बार बताया है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा, ये संविधान के भाग 2 में निर्दिष्ट है। नहीं, भाग 2 में नहीं है, किसमें है? तो ये आपका भाग 4 में है ये। तीसरा है, संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। ये सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 4 में है ये, ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख है और ये कल्याणकारी राज्य की बात भी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून, यहाँ पे किसी होगा, किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं तो वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। ये किसमें कहा गया है? तो आर्टिकल 13 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अल्पीकरण करते हैं तो वे ऐसी असंगति की सीमा तक क्या होंगे? शून्य होंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? पहला है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा HDI यानी मानव विकास सूचकांक के घटकों में से एक है, बिल्कुल सही है। HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, ये भी आपका सही है। तीसरा है, जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक के 3 घटक हैं। पहला आपका हो गया जीवन प्रत्याशा, दूसरा आपका शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय यानी आय। ठीक है, 3 घटक हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है ये? तो शरावती नदी पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है, किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? डेट्रॉइट कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, और ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ क्या है? ITCZ क्या है? तो ऑप्शन बी विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? खरीफ की फसल पूछ रहा है, कौन सी है इनमें से? तो गेहूं की बात करें, ये तो आपका रबी की फसल है। सरसों की बात करें तो ये भी आपका रबी की फसल है। कपास, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कपास कैसी फसल है? तो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो आपका चावल हो गया। ठीक है, चावल, कपास, ज्वार हो गया, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब किसकी फसल है? तो खरीफ की फसल है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? करा, कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये प्रश्न मैं करा चुका हूं। तो कौन सा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। पूर्णिया किसके साथ साझा करता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ नहीं करता है। नेपाल के साथ कितने जिले साझा करते हैं? तो 7 जिले साझा करते हैं सीमा। ये पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 7 जिलों का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। नेक्स्ट है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का
सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ये सब प्रश्न मैं करा चुका हूं प्रैक्टिस सेट में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में? तो ऑप्शन बी राजस्थान में। ऑप्शन बी कब शुरू किया गया था? तो 1977 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था कितना है, तो आपका 61.80% बिहार की क्या है? साक्षरता दर है, जो भारत में क्या है? सबसे कम है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार में सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास है। ठीक है, रोहतास की साक्षरता दर बिहार में सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कहाँ की है? तो पूर्णिया की है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गीता सभरवाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गीता सभरवाल को। नेक्स्ट, फिडे टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? यह भी पढ़ा है मैंने। फिडे टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी डी गुकेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सेंग खेलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सेंग खेलंग महोत्सव किस राज्य में? तो मेघालय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम के विषय के साथ मनाया गया है? विश्व पृथ्वी दिवस ये पढ़ाया मैंने। करंट अफेयर वाली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सीरीज। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो है, तो उसको देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह बनाम प्लास्टिक आपकी बात 2024 की थीम थी। ये अगर बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और 2024 की थीम क्या है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक इस बार की थीम है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखिए थोड़ा सा प्रश्न जो है यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो इसका प्रश्न है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना IIM शिलोंग में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन में योगदान देती है? कौन सी गैस वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो कौन सी गैस है? तो जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मेथेन भी है, आपका HFCS भी है। ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सभी हैं। नेक्स्ट है, निम्न में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तृतीयक उपभोक्ता पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो आपका बाज हो गया, ये आपका क्या है? तृतीयक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आता है? तो आपका उत्पादक आता है। सबसे पहले उत्पादक होता है, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक बाद आपका द्वितीयक होता है, द्वितीयक बाद आपका क्या होता है? तृतीयक होता है। जो प्राथमिक होता है किस पर निर्भर होता है? उत्पादक पर निर्भर होता है। जो द्वितीयक होता है ये प्राथमिक पर निर्भर होता है, और जो तृतीयक होता है ये आपका द्वितीयक पर निर्भर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है? ओजोन किसका उत्पाद है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यानी UV विकिरण के प्रभाव का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर हम बात करते हैं ओजोन की,
ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में यह पाई जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओपेरिन ने दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओपेरिन। नेक्स्ट, ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे क्या होते हैं? ज्यादातर जंतु जो समुद्री गहरे पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपर भोजी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो क्या होते हैं? अपर भोजी होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है? टीआरई 1 में पूछा गया था। जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव क्या कहलाता है? जैव आवर्धीकरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। पराबैंगनी विकिरण के पूछ रहा है, दुष्प्रभाव क्या है? पहला है, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, बिल्कुल सही है, इसका प्रभाव है। मोतियाबिंद का होना, ये भी इसका प्रभाव है। चमड़ी का कैंसर होना, ये भी प्रभाव है। सवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक इसके प्रभाव हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही क्या होता है? अधिक होता है। यदि यहाँ पे दिया है अपवर्तनांक दिया है, वाई से आपका हो गया येलो, वी से आपका वायलेट और जी से आपका ग्रीन, क्रमशः यानी पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? देखिए, सिंपल से ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक बैगनी रंग होता है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। आपने बिबजोर पढ़ा है ना, तो बिबजोर पे ही लगेगा ये, तो ये आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है अपवर्तनांक? आपका बैगनी होगा। फिर उससे कम किसका होगा? तो आपका ग्रीन का। उससे कम किसका होगा आपका? तो आपका येलो का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। बिबजोर से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेंज नियम द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है? लेंज नियम द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8D क्षमता वाले, यानी 8D मतलब 8 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है, तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा? इंपॉर्टेंट है, पहले ध्यान रखिएगा, लेंस की जो क्षमता होती है किस में दर्शाया जाता है? उसको डायोप्टर में से दर्शाया जाता है। ठीक है, करा 8D क्षमता वाले और -4D क्षमता वाले एक लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है इन दोनों को। तो कितना हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे इसको तो आपका 4D हो गया। ठीक है, 4D। उसके बाद पूछ रहा है लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा? तो आपने पढ़ा होगा D बराबर क्या होता है? 1F/F होता है, और ये किस में होता है? मीटर में होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, कितना आएगा? D आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका D बराबर हो जाएगा, सेंटीमीटर निकालेंगे तो 100/F हो जाएगा, यानी कितना आएगा? 100 और कितना आ गया? 4, D 4 दिया तो आपका 25 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन ए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें, तो यहाँ पे प्लस होगा, जो आपका उत्तल लेंस का होता है क्षमता वो आपका प्लस होता है, जो अगर अवतल की होती है तो वो क्या होता है? आपका माइनस होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें 25 सेंटीमीटर प्लस में आया था, तो क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोनों 25 दिया है, लेकिन अवतल और उत्तल की बात हो रही है, तो प्लस में आया था इसलिए उत्तल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। एफ बराबर और डी बराबर क्या होता है? 1F/F होता है। ठीक है, इसमें एफ पूछा है तो आप एफ निकाल सकते हैं आप लोग।
अगला, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसंक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन सी, सेल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? करा कौन सा दुर्बल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो आपका दुर्बल नहीं है। तो आपका दूसरा होगा CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, ये आपका क्या होता है? दुर्बल होता है। और इनमें से कौन सा है? तो आपका H2CO3, ये भी आपका दुर्बल है, अम्लक है, यानी कार्बनिक अम्ल जो होता है ये आपका दुर्बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड और कार्बनिक एसिड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन पूछ रहा? सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, सही है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो निम्न में से क्या होता है? ये जो अदरक होता है ये क्या होता है? सभी को पता होगा, ये तना होता है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तना। अगला है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के 1943 जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सा नारा दिया गया था? तो उसमें दिया गया था बांटो और छोड़ो को का नारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, बांटो और छोड़ो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मुस्लिम लीग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा। ये सब मैं अपने वाले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूं दोस्तों। 23 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए उसको। ठीक है, अगर आप 23 प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत सरल लगेगा। ठीक है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए चैनल पे। ठीक, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। किसने गढ़ा था इसे? तो ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान दिया था, बाद में यही पाकिस्तान बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? यह भी करा चुका हूं, सभी को पता होगा। ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था। ठीक है, इसे गांधी जी ने कौन सी कानून की संज्ञा दी थी? तो काले कानून की संज्ञा दी थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? इंपॉर्टेंट है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने। देसी भाषा प्रेस अधिनियम कब आया था? तो 1878 में आया था। इसको क्या कहा जाता है? इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है। ये पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कब आया था? 1878 में। कौन लाया था? लिटन ने इसे लाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त किया था। कब किया था? 1882 में इसे समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो ये मूल अधिकार है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19(1)(c) में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो मॉरिस जोन्स ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस देश के संविधान से लिया गया है इसे?
तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, इसमें पहला है, भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए यह स्वीकार किया, नहीं, यह आपका गलत है। तीसरा है, संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य थे, गलत है। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, यह आपका सही है। तो इसमें आपका पहला सही है और चौथा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पहला और चौथा इसमें करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया इसके बारे में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे दिया गया था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इस संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या आपका पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें कितने विषय हैं? इसमें आपका 29 विषय हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो आपका तीसरा हो गया। नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और जो है किस अनुसूची में जोड़ा गया था? इसे 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। तो इसमें पंचायत पूछा है, नगर पालिका पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा, ये दोनों होगा। तो किसमें है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 2011-12 तक भारत में प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि वगैरह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 62.8%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो अटल रोड सुरंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। नेक्स्ट, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले 211 किलोमीटर तक बहती है? कौन सी नदी है? तो आपका शिमसा नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमसा नदी। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न यानी जो आपका झूम कृषि है, कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो वहां पे दीपा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपा। मिल्पा कहाँ पे कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका मैक्सिको में क्या कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। चीना कहाँ कहा जाता है पूछा गया है, तो श्रीलंका में क्या कहा जाता है? चीना कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका लिस्ट मैंने दिया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? कौन सी जल संधि? तो पाक जल डमरू मध्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है, यानी आरबीआई के द्वारा होता है समर्थित। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, महिला पुरुष और भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? तो केरल का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा इरविंग फिशर ने। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की जयंती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस दिन कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? किसको शामिल किया है टाइम मैगजीन ने? तो साक्षी मलिक को। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा साक्षी मलिक। और किससे संबंधित है ये? कुश्ती से। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नोएडा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो असम में भी किया गया है, मेघालय में भी किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 इंपॉर्टेंट है। COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। COP28 का आयोजन कहाँ पे? तो UAE में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो परेश रावल जी हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है ध्रुवीय बर्फों में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, कौन सा है? तो आसवान विधि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आसवान विधि। नेक्स्ट, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कृषि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कृषि। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो स्टॉकहोम में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर कब किया गया था? तो 1972 में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में? तो मेधा पाटेकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मेधा पाटेकर। नेक्स्ट, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ? कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये आपका 1997 में हुआ था क्योटो जापान में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ओजोन से संबंधित है। ये कब हुआ था? ये आपका 1987 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गैस के अणु सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गैसों के अणुगत सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी अणुओं की चाल समान होती है, ये नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है क्या मानना आवश्यक है? यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है तो क्या मानना आवश्यक है इनमें से? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दोलन का आयाम कम होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की पूछा चाल क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? पहला, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है।
दूसरा, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मुद्रालयों में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? आपका जो मुद्रालय होता है में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्रित धातु है? तो इसमें आपका सीसा, टिन एवं एंटीमनी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है तथा धीरे धीरे इससे बूंद बूंद क्षारक छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका बिबजोश लगा सकते हैं आप लोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले आपका होगा लाल, लाल के बाद आपका नारंगी, नारंगी के बाद आपका क्या होगा? पीला, पीला के बाद आपका क्या होगा? हरा, उसके बाद आपका पांचवा नीला, नीला के बाद आपका हो जाएगा दूसरा, उसके बाद आपका छठा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसने क्यूरस लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन बी, सैमुअल हनीमैन ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इनमें से? तो ऑप्शन सी, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये सही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपका 46 है, यानी 23 जोड़े हैं, जिसमें आपका 22 क्या होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं, अलिंग होते हैं। और जो आपका होता है एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है? आपका लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र, यानी दो क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक्स एक्स क्या होता है आपका? ये महिला में होता है, और एक्स वाई क्या होता है? ये आपका पुरुष गुणसूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा ट्रिप्टिस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे जो है रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।